नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं हर सप्ताह एक नया विषय लेकर हम उपस्थित हो जाते हैं और उस विषय में बहुत सारी चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठकर, जिससे कि घर बैठे हमारे तमाम दर्शकों को जो विषय हम चुनकर लेकर आते हैं उस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दे सकें। आज का विषय सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो है बच्चों में होने वाले मधुमेह रोग, कारण व उपचार। दर्शकों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में डायग्नोज होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या बच्चों में भी शुगर की बीमारी हो सकती है। जी हाँ दर्शकों, हो सकती है और आंकड़े अगर जो हम देखें तो वो चिंताजनक है। इसीलिए आज का ये विषय है। और अगर आपके मन में भी टाइप 1 डायबिटीज़ या बच्चों में होने वाले मधुमेह के संबंध में कोई भी अगर आपके मन में जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से पहले हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। इन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। YouTube के माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखकर भेज दीजिए हमें। साथ ही एक व्हाट्सएप का नंबर भी हम आपके लिए दे रहे हैं, इस नंबर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7300950889। विषय से संबंधित जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे या आपके कॉल्स आएंगे उनको हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। बच्चों में होने वाले मधुमेह के विषय में बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मधुमेह में आपने एक्सपर्ट, आप मधुमेह के एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर आशीष शेट्टी। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले तो ये डॉक्टर आशीष कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, बच्चों में तो मधुमेह नहीं हो सकता, ये बड़े लोगों की बीमारी है। लेकिन जिस तरह से हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। क्या स्थिति है, पहले तो आप यही बताइए। तो अगर हम बात करें बच्चों में डायबिटीज़ की, तो अगर स्पेसिफिकली अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो इंडिया में लगभग 2.2 मिलियन, लगभग 22 लाख बच्चे, अगर बच्चों को मैं बोल रहा हूँ 0 से 19 वर्ष तक की आयु के अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे यहाँ पर हमारे इंडिया में हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात, लगभग 22 लाख। बिकॉज हमारी क्योंकि एक पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ये लगभग 10 लाख के आसपास का ये 10 मिलियन यानी कि आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 2.2 मिलियन यानी कि लगभग 22 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हमारे पास कोई ऐसे रजिस्ट्री नहीं है जहाँ पर हम बोल सकें कि हाँ इतने बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, आ गए हैं। लेकिन यही प्रिवेलेंस जिसको हम बोलते हैं कि इतनी पॉपुलेशन के अंदर इतने बच्चे हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 10,000 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ के उत्तराखंड में हैं। अगर देहरादून की बात करें या रुड़की, हरिद्वार या उधम सिंह नगर, ये जो हमारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमारे 1000 से 1500 बच्चे हर शहर में टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। अच्छा, और मतलब इतने आंकड़े हैं, मतलब ये सुनकर हैरानी होती है। लोगों को ये लगता है कि बच्चों को तो मधुमेह होता ही नहीं है। तो अगर ये हो गया एक प्रेवलेंस के हिसाब से, अगर मैं ऐसे बात करूं कि जो बच्चे हमारे पास आ चुके हैं तो लगभग 400-450 बच्चे जो मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो ये आंकड़ा जो कि मैं एक अकेला एक डॉक्टर के अपने आंकड़े बता रहा हूँ, तो अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये आंकड़े कहीं से भी गलत आंकड़े नहीं हैं, ये सही आंकड़े हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ डेफिनेटली हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों में होता है। डायबिटीज़, बच्चों में डायबिटीज़ है और हमें बहुत ही इंक्रीज नंबर भी देखने को मिल रहा है आजकल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रखेंगे और कारणों को ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई किस वजह से इतने जो आंकड़े हैं चिंताजनक हैं। लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदपुर मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बच्चों को शुगर से बचाने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और दूसरी चीज उनको खाने पीने में कौन चीज हमें देना चाहिए, कौन चीज को हमको अवॉइड करनी चाहिए जिससे शुगर की बीमारी से वो बच सकें।
बिल्कुल, इनका प्रश्न तो हमारे कार्यक्रम के अंतिम उसमें पूछने वाला है, लेकिन हम बात कर लेते हैं इसी विषय पर। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों में डायबिटीज़, अगर हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक सिंपल टर्म में अगर शुगर बढ़ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि डायबिटीज़ है। जैसे किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं बुखार हो रहा है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़, अलग अलग प्रकार की डायबिटीज़ अपने आप में एक पूरी तरह से अलग बीमारी है। टाइप 1 डायबिटीज़ अलग है, टाइप 2 डायबिटीज़ अलग है, दूसरे कई स्पेसिफिक टाइप के डायबिटीज़ भी होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर की दिक्कत अलग है। हर बीमारी को अलग तरह से ही उसको हमें देखना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों में डायबिटीज़ की, तो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ हुआ है तो लगभग 90% चांस ये रहेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल 100% नहीं है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, जिसको मोडी बोलते हैं, वो भी बच्चों में देखी जाती है। न्यूनेटल डायबिटीज़, जो कि बच्चों में जन्म से डायबिटीज़ की समस्या देखी जाती है, ये भी बच्चों में ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि ज़्यादातर बड़ों में देखी जाती है, वो भी बच्चों में हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बड़ों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बच्चों में या बड़ों में सबके अंदर एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसका बहुत पहले इनके प्रश्न को ले लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि किस तरह का खान पान हो, तो वही मैं उसी पर आ रहा था कि टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो ये खान पान से रिलेटेड है। हमारे डेली एक्सरसाइज और हमारा खान पान अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उससे रिलेटेड है। तो अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बात करें, एक हेल्दी प्लेट का एक कंसेप्ट होता है। तो हेल्दी प्लेट की अगर हम बात करें तो हमारी जो थाली है, यानी कि 24 घंटे में हम जो भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का 50% फल और सब्जी से बना होना चाहिए। 25% उसमें प्रोटीन, यानी कि जैसे आपका दालें हो गई, राजमा, चने, छोले, दालें, जो हमारा प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। और 25% हमारा रोटी या चावल, सीरियल्स जिसको हम बोलते हैं, ये होने चाहिए। जो कि हमारे बच्चों में उल्टा देखा जाता है। बच्चा 4 रोटी खा रहा है और सिर्फ दाल को छू रहा है या सब्जी सिर्फ छू रहा है। तो ये एक हमारे डाइट में काफ़ी हम लोग गड़बड़ कर रहे होते हैं, जिसको कि एक हेल्दी प्लेट में हमें ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि हमारा बच्चा फल, दाल, सब्जी भरपूर मात्रा में खाए। और डेफिनेटली जंक फूड हर तरह से नुकसानदायक हैं। आप पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, ये हर तरह से नुकसानदायक चीज़ें हैं। बिल्कुल, और साथ में पैक्ड फूड भी। पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसको कि बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा, उनको प्रिजर्वेटिव के द्वारा उन फूड्स को ठीक रखा जाता है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। बिल्कुल, जब खान पान की बात छिड़ी है तो इसमें ये ज़रूर पूछूंगी, जैसे शुगर के पेशेंट को अक्सर कहा जाता है कि आपने फ्रूट्स में बड़े लिमिटेड फ्रूट्स हैं जो आपने खाने हैं, तो बच्चों के क्या होगा? बच्चों के फ्रूट्स में हम देखें तो क्या डाइट में क्या क्या होना चाहिए? तो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात, अगेन वही, अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन बनाने की क्षमता खो देता है। तो इंसुलिन बनाने की क्षमता जब खो देता है तो उस खाने को पचाने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो शरीर नहीं बना पा रहा है, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो उसके साथ हम सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में सारे फ्रूट्स हम ले सकते हैं इंसुलिन के साथ। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात बताई कि अगर ट्रीटमेंट में आप हैं तो आप ट्रीटमेंट में हैं। हाँ। आप टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली क्या है कि शरीर ने इंसुलिन बनाने की क्षमता खो दी है। बिल्कुल, समझ लेते, इसी को समझाइए। तो होता क्या है कि आप हमारे शरीर में पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, अग्नाशय, जिसके अंदर बीटा सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि इंसुलिन बनाती हैं। ये कब इंसुलिन बनाती हैं? ये जो हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमारे पेट में पहुंचकर, आप पेट को ऐसे समझ सकते हैं कि एक चक्की की तरह उसने उसको छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ दिया। ये सूक्ष्म टुकड़े, रोटी का सूक्ष्म टुकड़ा हो गया ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है हमारे जो खून में पहुंचा, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके जमा करने का काम इसको इंसुलिन का है। अगर वो इंसुलिन नहीं रहेगा तो वो ग्लूकोज शरीर के बाकी हिस्सों की कोशिकाओं में अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जमा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और ग्लूकोज तो हमारी बॉडी की नीड है। ग्लूकोज हमारी बॉडी की नीड है, लेकिन बिना इंसुलिन के ये ग्लूकोज उन कोशिकाओं को नहीं मिल पाता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ में जब बच्चे शुरू में प्रेजेंट करते हैं तो उनको क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा होता, ये ग्लूकोज उनके शरीर को जमा नहीं हो पा रहा होता, उनके शरीर को मिल नहीं रहा है। बच्चा खाना खूब खा रहा है, उसके बावजूद भी उसका वजन लगातार घट रहा है, खूब पानी पी रहा है और खूब पेशाब कर रहा है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये खून में घूम घूम के पेशाब के रास्ते बाहर निकलता जा रहा है। तो जितना भी वो खाना खा रहा है वो उसके शरीर को लग नहीं रहा है, एक सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो। तो ये
इंसुलिन जो है, उस इंसुलिन एक तरह से उस कोशिका में अंदर घुसने की उस दरवाजे की चाबी है। इसके बिना वो ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। एंटर नहीं करेगा तो हमारे शरीर को वो ग्लूकोज मिल नहीं पाएगा। तो खाना खाने के बावजूद बच्चे का वजन घट रहा है, बच्चे को बार बार पेशाब हो रहा है, ये सिंपल लक्षण हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के या किसी भी तरह के डायबिटीज़ के। बिल्कुल, लक्षण तो आपने बता दिए। जल्दी से इग्नोर करते हैं लोग, बच्चे बिस्तर गीला करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं लगती लोगों को, ठीक है छोटे बच्चे हैं और वो गीला कर रहे हैं बिस्तर, लेकिन क्या हमें मुख्य रूप से परिवर्तन दिखाई देगा? सिर्फ बिस्तर गीला करना, पानी पीना और ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा पेशाब करना। बच्चा खाना खा रहा है उसके बावजूद उसका वजन घट रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चा भरपूर मात्रा में खाना खा रहा है फिर भी वजन घट रहा है या वजन बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस बात पर। अगर इसके साथ ये डायबिटीज़ का लक्षण बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। मैं कारण पे अगर जाऊँ, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं और क्या हमें बिल्कुल न्यू नेटल बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनमें भी हमें डायबिटीज़ देखने को मिल सकती है? अगर हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ हमारा ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बने जिन्होंने हमारे ही पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को नष्ट कर दिया। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर की जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है, हमारी जो सेना है जो बाहर से हमला करने वाले वायरस बैक्टीरिया को मारती है, कई बार वो वायरसेस शरीर के बीटा सेल्स जो कि हमारे इंसुलिन बनाने वाले सेल्स थे, हमारे अपने लोग थे, उनके प्रकार के उनका भेष बना के आ जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। सेम रिसेप्टर्स उनके जैसा रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो हमारी सेना उन हमला करने वाले वायरस को तो मारती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बीटा सेल्स को भी ख़त्म कर देती है। तो हमारी ही इम्यूनिटी ने हमारे ही बीटा सेल्स को, हमारे ही अपने लोगों को ख़त्म कर दिया। तो बीटा सेल खत्म हो गए, कह सकते हैं, और तो इसलिए इसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो मतलब कि अपनी इम्यूनिटी अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये ऑटो इम्यून के द्वारा हमारी बीटा सेल्स खत्म हो गए, इंसुलिन बनाने वाला कोई नहीं रहा, इंसुलिन की शरीर में कमी हो गई। ठीक है, वजह अगर जानूं तो क्या जेनेटिक रीज़न हो सकता है? जेनेटिक सिर्फ 5% है, लेकिन बाकी सारे के सारे जो रीजंस हैं, यानी कि उस तरह का एनवायरनमेंट मिलना जहाँ पर उस तरह का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपका सिर्फ 5% रीज़न है। बाकी 5 to 10% रीज़न के अलावा बाकी जो 90% रीज़न है वो आपका उस तरह का माहौल मिलना, उस तरह का बॉडी की इम्यूनिटी को ट्रिगर होना। ये आप सिंपल भाषा में बोले तो किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, ये किसी को भी हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बच्चों में होता है, अडल्ट में भी टाइप 1 डायबिटीज़ प्रेजेंट कर सकता है। ज़्यादातर बच्चों में प्रेजेंट करता है, बड़ों में ज़्यादातर टाइप 2 होता है। बट आपको अभी थोड़े दिनों पहले हमारे पास एक महिला आई थी 40 साल की उम्र में जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ अभी डायग्नोज हुआ, तो किसी को भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल अभी नहीं। आपने एक टर्म यूज़ किया था कि गर्भावस्था के दौरान भी डायबिटिक हो सकती है महिलाएं, तो क्या उसकी वजह से भी जो जन्म लेते हैं बच्चे उनको हो सकता है? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बच्चों में डायबिटीज़ होना नहीं होता है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अपने आप में एक बिल्कुल अलग प्रकार की बीमारी है जिसके बारे में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। बट अभी जो न्यूनेटल डायबिटीज़ हम ये समझ सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो उसकी वजह से उनके गर्भस्थ शिशु को नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, उनके गर्भस्थ शिशु को दूसरी कई दिक्कतें हो सकती हैं। इंसुलिन बढ़ने की वजह से बच्चे के शरीर का आकार ज़्यादा होना, हृदय में दिक्कत आना, इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ को जन्म प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ था तो इसलिए बच्चे को डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन उसके कई और दूसरे कारण हो सकते हैं जिससे जो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर उनकी शुगर्स ठीक रहें तो बच्चे को प्रभाव नहीं आएंगे। उनकी शुगर्स अगर गर्भावस्था के दौरान काफ़ी बढ़ी भी है तो वो डेफिनेटली बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। डॉक्टर आशीष, आपकी ओपीडी में सबसे, अगर मैं कम उम्र के बच्चे की बात करूँ, कितना छोटा है? तो मेरे पास 1 साल का बच्चा है एक, जिसका डायबिटीज़ डायग्नोज 1 साल की उम्र पे टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था। टाइप 1 डायबिटीज़ अगर डायग्नोज हुआ तो क्या वही सिम्टम्स थे? वही सिम्टम्स थे। बच्चा दूध खूब पी रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, उसके बावजूद उसका वजन घटता जा रहा है। उसके बाद एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। शुगर्स बहुत बढ़ने के साथ साथ शरीर में कीटोन की मात्रा और एसिड की मात्रा बनने लगती है। कैसे पता चलेगा? तो एसिड की मात्रा बनने की वजह से बच्चे को बहुत तेज़ सांस की रफ्तार चल रही होती है। एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से बच्चा अपना सुध खो देता है।
जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ का, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उस कंडीशन में बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। ये बच्चा भी उसी कंडीशन में हमारे पास आया था। ये हमारे एक दुर्भाग्य है कि 50% बच्चे आज के टाइम में भी इंडिया में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशन होने के बाद हमारे पास पहुंचते हैं, ना कि पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लेट आ रहे हैं? मैं यही जानना चाह रही थी आपसे। एजुकेशन अवेयरनेस, जो मुझे लगता है कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद लोगों को ये समझ में आए। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, बच्चा खूब खाना खा रहा है, और उसका वजन घटता जा रहा है, वजन बढ़ नहीं रहा है, बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है, तो हमें डायबिटीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जबकि ज़्यादातर लोग उस ओर ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है ठीक है ये बच्चा है और वो पानी भी पी रहा है और बार बार वो यूरिन पास कर रहा है, खाना तो खा ही रहा है ना। डॉक्टर लोग ज़्यादातर कहते हैं आपका बच्चा खाना खा रहा है ना, तो ठीक है, उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, वजन बढ़ना चाहिए बच्चे का। इस पर नोट करना बहुत ज़रूरी, ध्यान देना ज़रूरी है। ये अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, आपके बच्चे का वजन कम हो रहा है, तो डायबिटीज़ नहीं है, कोई और समस्या है। लेकिन ये ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हर माँ बाप को अपने बच्चे में जरूर देखना चाहिए कि उसके बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है। कभी से भी शुरू हो सकता है, 0 से शुरू हो सकता है। बिल्कुल। अगर टाइप 1 की हम बात करें, अभी आपने कहा कि 40 इयर्स में किसी को डायग्नोज हुआ है, अभी कोई एक महिला थी, तो मतलब किसी भी उम्र में हो सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है 18 वर्ष से पहले, और बड़ों में कम देखने को मिलता है। बड़ों में डायग्नोसिस कम होता है, जैसे जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ों में ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। 90% केसेस अगर बड़ों में डायबिटीज़ के होंगे तो 90% चांसेस है कि टाइप 2 होना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एडोलेसेंट एज में भी जैसे जुवेनाइल बोलते हैं ना, जुवेनाइल डायबिटीज़, तो क्या ये भी टाइप 1 होता है या टाइप 2? तो जुवेनाइल डायबिटीज़ टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, जिसको मोडी बोला जाता है, जो कि कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से देखे जाने वाला डायबिटीज़ है। ठीक है। तो जुवेनाइल एक एज है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ बिल्कुल देखने को मिलता है जुवेनाइल एज में भी। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ करें, जो बच्चे ओबीज हैं, जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, पेरेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उसके साथ वो कई बार शुगर के रोग के साथ हमारे पास मधुमेह रोग के साथ आते हैं। मोडी यानी कि जेनेटिक डायबिटीज़, जिसमें आप एक बहुत टिपिकल हिस्ट्री मिलती है कि दादा में डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ था 40 की उम्र में, फादर में डायग्नोस हुआ 30 की उम्र में, बच्चे में डायग्नोस हुआ 12-13 साल की उम्र में। अच्छा। ये एक टिपिकल हिस्ट्री होती है जिसको हम बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि टाइप 1 में बच्चा लीन थीन हो जाता है, और वहीं टाइप 2 अगर ओबेसिटी है तो टाइप 2 भी हो सकता है, वहाँ पर डायबिटीज़ हो सकती है। बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं एक पहले। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो है मीठा बहुत खाते हैं, तो मीठे से कितने प्रतिशत जो है डायबिटीज का खतरा बढ़ता है? क्योंकि बच्चे को तो चॉकलेट खाने की भी आदत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीठा खाने से डायबिटीज कितना बढ़ सकता है? कोई भी रिफाइंड शुगर्स यानी कि मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन अगर अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो अल्टीमेटली वो डायबिटीज़ की तरफ बिल्कुल बढ़ सकता है। वजन ज़्यादा बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा, प्री डायबिटीज़ एंड फाइनल इज डायबिटीज़। ठीक है। तो एक लिमिट में, यानी कि जैसे हम अभी हेल्दी प्लेट की बात कर रहे थे कि 50% हमारी डाइट का फल सब्जी होना चाहिए, 25% दाल होनी चाहिए, सिर्फ 20 से 25% हमारी रोटी होनी चाहिए। रिफाइंड शुगर का कहीं कोई रोल नहीं है हमारी हेल्दी डाइट में। रिफाइंड शुगर्स यानी कि जो सिंपल चीनी है वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, आइडियल यही है। शुगर, स्वीटेंड बेवरेजेस, जो आपके सॉल्टी, ज़्यादा सॉल्ट वाली, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, इनको हमें अपनी डाइट में से डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे हैं, चॉकलेट थोड़ा बहुत तो देना चाहिए, खाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कंट्रोल में रहें। कंट्रोल में रहें। एक यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी माँ को, ये शुगर पेशेंट है माँ, और इनके जन्म से पहले या भी इनकी उम्र जो है 28 साल की है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको डायबिटीज़ हो सकती है? एक बार दोबारा प्रश्न। इनकी माता जी डायबिटिक हैं, जब इनका जन्म हुआ, यानी कि आज से 28 साल पहले, 28 साल के हैं ये, तो उससे पहले ही माँ डायबिटिक हैं, डायबिटिक मधुमेह की रोगी हैं, तो क्या इनको मधुमेह हो सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। मधुमेह पहली चीज़ तो किसी को भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं फैमिली में, पेरेंट्स में जेनेटिक डायबिटीज़ की है,
है तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैं मोटा मोटा अगर टाइप 1 और टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 1 डायबिटीज़ किसी पेरेंट में है तो उसमें बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 10% ही चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, वहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन हमेशा जेनेटिक्स में हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जेनेटिक्स के साथ एपिजेनेटिक्स यानी कि जो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होना ही है। अगर वो बच्चा अपना लाइफस्टाइल बेटर रखे, खान पान अच्छा रखे, तो अगर पेरेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ है भी तो उसके बावजूद भी वो बच्चा बिना डायबिटीज़ के हमेशा सही रह सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि अगर घर में पेरेंट्स हैं, दादा परदादा जो भी हैं, अब अपने माता पिता, जैसे हमारे यूट्यूब के दर्शक ने पूछा, तो जांचों की अगर मैं बात करती हूँ तो जांच करवाना कितना ज़रूरी है अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है तो बच्चों में अगर हम बात करें तो लक्षण के आधार पर जांच की जानी चाहिए। जो हमने अभी बात की थी लक्षण की, बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है, बार बार पानी पी रहा है, थकावट रहती है, वजन उसका घटता जा रहा है, खाना खूब खा रहा है फिर भी वजन घट रहा है, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ की जाँच होनी चाहिए। क्या जाँच होगी? डायबिटीज़ की जो टाइप 2 में जाँच होती है उसी तरह से जाँच होगी? सबसे पहले जो सिंपल जांच है शुगर की जांच, यानी कि 2 चीज़ों के द्वारा की जा सकती है। एक तो है हमारा ब्लड शुगर, जो कि ब्लड सैंपल के द्वारा ब्लड शुगर या ग्लूकोमीटर के द्वारा ब्लड शुगर चेक किया जा सकता है जी। दूसरी जो जांच होती है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे जो खून के लाल कण हैं उनसे कितना % शुगर जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हमें बताता है कि पिछले 3 महीने में उस इंसान का एवरेज शुगर क्या रहा था। हर 3 महीने में जांच होती है ये? तो हर 3 महीने में हम जांच कर सकते हैं। किसी का भी अगर हमें पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर देखना है तो उसके लिए हम HbA1c जांच करते हैं। तो ये दोनों ही जांचों के द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट में एक सिंपल ब्लड शुगर ही हमें आइडिया दे देगा। उसके बाद अगर शुगर बढ़ी हुई आती है तो डेफिनेटली आगे HbA1c की जाँच चाहिए। फिर हमें आगे टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके लिए आगे जाँचों के बारे में बात करनी होती है। अच्छा, अगर जांच हो गई और बच्चा पॉजिटिव मिलता है, डायबिटिक है बच्चा, टाइप 1 डायबिटिक है, फिर उसके आगे के लिए क्या है? अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हमें सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि हमारा शरीर, उस बच्चे का शरीर जो इंसुलिन अभी तक बना रहा था, अब उसने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। अब इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है तो हमें उसके शरीर को इंसुलिन इसी तरह से प्रोवाइड करना है जैसे कि आज तक उसके शरीर में इंसुलिन बन रहा था। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस इंसान को डायबिटीज़ नहीं है उसके शरीर में जैसे इंसुलिन बन रहा है। तो हमें समझना होगा कि ये फिजियोलॉजिकल या नेचर ने इस शरीर को इस तरह से कैसे बनाया है, किस तरह से इंसुलिन बनता है। हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सारे दिन बनता रहता है और जब भी हम खाना खाते हैं, जितना हम खाना खाते हैं शरीर तब उतना इंसुलिन निकालता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बच्चों में जो प्रोवाइड करते हैं 2 माध्यम के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। एक माध्यम का नाम है बेसल बोलस इंसुलिन थेरेपी, दूसरा माध्यम है इंसुलिन पंप। बेसल बोलस इंसुलिन थेरेपी यानी कि 2 प्रकार के इंसुलिन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक बेसल इंसुलिन जिसका नाम है ग्लार्जीन या डिग्लूटेक, जो कि एक बार लगाने के बाद 24 घंटे एक इंसुलिन का लेवल शरीर में मेंटेन रखता है। दूसरा इंसुलिन है हमारा बोलस इंसुलिन यानी कि जैसे एस्पार्ट या लिस्प्रो इंसुलिन, जो कि एक बार जैसे ही हमने लगाया, जितना हम खाना खा रहे हैं, कार्ब काउंटिंग हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हम जितना खाना खा रहे हैं हमने कैलकुलेट करके उतना ही इंसुलिन अपना खाने के हिसाब से लिया। तो जितना शरीर को इंसुलिन चाहिए था, मेरा पेनक्रियाज काम कर रहा है, वो खाने के हिसाब से उतना इंसुलिन निकाल रहा है। इसके लिए तो फिर टेस्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोमीटर से पहले जांच होगी तब उसके बाद? बिल्कुल, पहले हमें अपनी शुगर कितनी है वो देखनी होगी और हम क्या खाना खा रहे हैं। शुगर और खाना क्या खा रहे हैं, इनके आधार पर हम अपनी इंसुलिन की डोज लेंगे। अच्छा, तो इसकी प्रैक्टिस पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है? पेरेंट्स क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं तो पता पेरेंट्स है। को हमें सिखाना होता है कि इंसुलिन लगाना कैसे है, कैसे शुगर चेक करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है। इसको कार्ब काउंटिंग बोलते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ जो पीडियाट्रिक एडोलसेंट डायबिटीज़ की वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है, उसकी किताब आती है जिसमें हमारे रोटी में कितने कार्ब हैं, दाल में कितने हैं, बैलेंस डाइट की पूरी बैलेंस डाइट के चार्ट के साथ उसके वो उस खाने के लिए उस बच्चे को कितना इंसुलिन चाहिए, इसकी पूरी किताबें हैं जो कि पेरेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं और उसके आधार पर उनको सिखाया जाता है। तो बच्चा जब जो खाना खा रहा है वो एक हेल्दी डाइट खाए और जब जितना खा रहा है तब वो उतना इंसुलिन ले। तो हम हेल्दी डाइट में जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं और जितना हम खा रहे हैं, मेरा पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, उस टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चे का नहीं बना रहा है, वो साथ में इंसुलिन ले रहा है। अगर वो सही मात्रा में इंसुलिन ले रहा है तो उसकी शुगर्स हमेशा सही रहेंगी और शुगर सही रहेंगी तो शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होंगे, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
जब इंसुलिन की बात आती है और छोटे बच्चों की बात आती है, नीडल्स होती हैं उसमें छोटी छोटी ही सही, लेकिन होती तो हैं, पेनफुल हो सकता है या फिर बच्चों को भी दर्द नहीं होगा? तो अब जो नई इंसुलिन पेन निडल्स जो आती हैं, पेन के द्वारा इंसुलिन दिया जाता है, नई पेन निडल्स 4 mm की 32 गॉज की बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी निडल होती है जो कि ऑलमोस्ट पेनलेस है। तो अगर आप किसी सोते हुए बच्चे को या अपने आप को भी कभी कभी अगर कभी छुप भी जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये निडल लगी हुई है कहीं। लेकिन हाँ, निडल देख के जो निडल से डर लगता है वो धीरे धीरे बच्चों में जब काउंसलिंग के द्वारा उनको दिखाया जाता है, उनको बिठा के साथ में आराम से समझाया जाता है, और आप इतने सारे बच्चों को देखेंगे जब वो ग्रुप में सारे बच्चे एक साथ आते हैं, सब एक दूसरे बच्चे से बात करता है, तो अपने आप सब इंसुलिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो दूसरे को लेकर दिखाते हैं कि तो इतना आसान है। अच्छा, हर बार इंसुलिन लेने से पहले ग्लूकोज चेक करना ज़रूरी है? हमें अपनी शुगर मॉनिटरिंग अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोसाइटी के हिसाब से तो रिकमेंड किया जाता है कि 6 से 7 बार पर डे शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे को। ठीक है। तो हम लोग जो मिनिमम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 3 टाइम्स पर डे जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, इंसुलिन लेने का पैटर्न सिर्फ यही है या फिर इन्हेलर के रूप में सुना है मैंने कि आजकल थोड़ा इजी इंसुलिन इन्हेलर जो हमने अभी बोलस इंसुलिन की बात की थी वो इन्हेलर के रूप में भी अवेलेबल हो गया है। थोड़ा सा अभी समस्या ये है कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए वो अभी उपलब्ध नहीं है, अभी तक उसकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन 18 से ऊपर के लिए हाँ वो अवेलेबल है। ओके। और सरकारी सुविधाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो बच्चों टाइप 1 डायबिटिक बच्चों के लिए कुछ सुना है हमने? तो उत्तराखंड सरकार ने हमें काफ़ी अच्छा एक तोहफ़ा दिया है। अभी थोड़े दिनों पहले कुछ टाइम पहले से गुब्बारा क्लिनिक, ग्लूकोज उपचार क्लिनिक्स उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किए गए हैं। स्पेशली हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कोरोनेशन अस्पताल में ग्लूकोज उपचार क्लिनिक चलता है, रुड़की में है, हरिद्वार में है, जहाँ पे बच्चों को मतलब सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। हाँ। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ अगर डायग्नोज होता है तो घर में उनके माता पिता को ये लगता है कि क्या हमने ऐसा किया जो हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। पहली बात ये, माता पिता को क्या ध्यान रखना है? बच्चा है तो वो स्कूल ज़रूर जाएगा, स्कूल में क्या उसकी डायरी में मेंशन होना ज़रूरी है, या फिर टीचर्स को क्या ध्यान रखना है, और आगे लाइफ कितनी इजी हो सकती है? तो टाइप 1 डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एजुकेशन। हमारे अनअवेयरनेस, हमारा उसके बारे में जानकारी ना रखना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हम बात करें पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ की पूरी एजुकेशन है कि शुगर कम हो जाए तो क्या करना है, बढ़ जाए तो क्या करना है, हमारा बच्चा कभी बीमार पड़ रहा है तो हमें शुगर कैसे मैनेज करनी है। स्कूल में टीचर्स को भी सेम एजुकेशन कि शुगर अगर बच्चे की स्कूल में कम हो गई तो क्या करना है, उन्हें वो पता होना चाहिए, बढ़ गई तो कैसे करना है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। पेरेंट्स को ये ज़रूर स्कूल में बताना चाहिए कि मेरे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसकी शुगर अगर कम हो जाए तो आपको इसको इस तरह से चीनी देनी है, ये करना है, ये चीज़ ज़रूरी रहेगी बच्चे के लिए। अगर शुगर बढ़ गई है और पेरेंट्स टीचर्स को पता ही नहीं है तो वो क्या करते हैं, चक्कर आके गिरा है तो चॉकलेट खिला दो, ये खड़ा हो जाए, तो ये दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए आगे की जो लाइफ है वो कितनी इजी होती है, आम बच्चों की तरह होती है? अगर मैं टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करूं, वो अपना शुगर सही रखते हैं। शुगर उनका नंबर्स के टर्म में बात कर लेते हैं कि 70 से 180 अगर उस बच्चे का शुगर पूरे दिन चल रहा है 70 से 180 के बीच में, और तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी सही बिल्कुल एक बाकी किसी नॉर्मल अडल्ट की तरह से जिसको डायबिटीज़ नहीं है बिल्कुल जी सकता है। चलते चलते बहुत संक्षिप्त में क्या सजेशन रहेगा हमारे टाइप 1 से जो ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए? टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसके बारे में एजुकेट होइए। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में हमारे पास इतनी सुविधाएं मौजूद हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ इतने दुनिया के एग्जाम्पल हैं कि इतने लोग आपको अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें निक जोनास से लेके वसीम अकरम तक, इतने लोग आपको हज़ारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी सही से बिता सकते हैं। बिल्कुल और ये रुकावट नहीं है बिल्कुल। और साथ में जब लड़कियों की बात आती है तो वो शादी करके फैमिली वे में भी जा सकती है, वहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, समय सीमा में बंधे हैं तो इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि बच्चों में होने वाले मधुमेह पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।